रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निया एक आलसी लड़की थी, इतनी आलसी कि सुबह उठकर 4 मग्गे पानी डालकर उसको नहाने का नाम दे दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने कॉलेज में अपनी फ्रेंड माया के साथ कैंटीन में बैठी थी, तभी निया के मुंह से आती बदबू के चलते माया उसे कहती है, यार निया, ये क्या है? तेरा मुंह है या गटर? खुलते ही इतनी बदबू आती है। ओए, ज्यादा मत बोल। रोज ब्रश करती हूँ, फिर भी न जाने ये बदबू मेरा पीछा कब छोड़ेगी। तो तू ना ऐसा करा कर, इलायची चबाना शुरू कर दे। कम से कम तेरी मुंह की बदबू खत्म तो हो जाएगी। क्योंकि देख, तेरे लिए ही बेकार है ये। तेरी बदबू के कारण कोई लड़का तेरे पास आने से या तुझसे बात करने में कतराएगा। ये कह तो सही रही है। आज तक जिस भी लड़के से मैंने बात करने का ट्राई किया है, मैंने सभी 1 मिनट के अंदर कोई ना कोई बहाना बनाकर कल्टी हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दे। कॉलेज से घर आते हुए निया रास्ते में एक दुकान से इलायची का पैकेट लेती है और उसमें से 2 दाने इलायची के अपने मुंह में डाल लेती है, जिसके कुछ देर बाद उसे अपने मुंह में ठंडक और फ्रेशनेस महसूस हो रही थी। जिसके बाद वो बोलती है, अरे वाह, ये सही है। कितना अच्छा लग रहा है, मेरे मुंह को ठंडक सी महसूस हो रही है। चलो, उस माया के पास कुछ तो ढंग का आइडिया मिला। अब निया इलायची चबाते हुए घर आती है और अपनी माँ साधना से कहती है, माँ, मैं आ गई हूँ। अब बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। घर आकर निया सीधे हॉल में रखे सोफे पर पसर जाती है और जब ये सब साधना आकर देखती है तो गुस्से में लाल पीली हुई निया से बोलती है, तेरे बाप ने नौकर रखे हैं जो तेरे इस बैग को, जूते को उठाने आएंगे। कोई पहाड़ तोड़कर नहीं आई। बस आना, खाना, पचाना, यही काम है तुझे। जाकर पहले अपने बैग को कमरे में रख के आ। और हाँ, हाथ मुंह अच्छे से धोकर आ, आलसी कहीं की। हाँ, जा रही हूँ। चिल्लाने लगती हो। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं आपकी औलाद ही नहीं हूँ। हाँ, तुझे तो पड़ोसियों से उधार लेकर आई थी, लेकिन अब ये उधार महंगा पड़ रहा है। निया अपने दोनों कानों पर हाथ रखती हुई अपने कमरे में जाती है और अपने बाथरूम में जाकर हमेशा की तरह 2 बूंदे पानी की अपने चेहरे पर मारकर इलायची चबाते हुए नीचे आती है। ये देखकर साधना कहती है, आ गई 2 बूंदे खराब करके, और ये मुंह में क्या चबा रही है? माँ, इलायची है। वो माया ने बताया था इलायची चबाने से मुंह की बदबू निकल जाती है, इसलिए वही चबा रही हूँ। 2 टाइम ब्रश करने में तो तुझे मौत आती है, बैठे बैठे मुंह तो चला ही लेगी। समय गुजरता है। समय के साथ अब निया को इलायची खाने की आदत लग जाती है। वो कॉलेज के लेक्चर के वक्त भी इलायची खाती रहती। घर में अपने बिस्तर पर पड़े पड़े भी इलायची चबाती, मानो इलायची नहीं कोई भुजिया हो। ऐसे ही एक दिन साधना निया से कहती है, सुन निया, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो ऐसा कर, जाकर खीर बना ले उन सब के लिए। देखने वाले? लेकिन क्यों? मेरे से पहले क्यों नहीं पूछा आपने कि मुझे शादी करनी भी है या नहीं? क्या पूछना था तेरे से? तुझसे पूछती तो तू मना ही करती। ऐसे कैसे मना करती? मुझे तो खुद शादी करनी थी। मेरी सभी दोस्तों की हो गई है ऑलमोस्ट। उम्मीद ही थी इससे। मुझे लगा कहेगी कि मुझे पढ़ना है, लेकिन इस आलसी से क्या ही उम्मीद करूं? इसको इलायची चबाने के अलावा कुछ नहीं आता। निया इतना बोलकर जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर रसोई में जाती है और खीर बना लेती है, जिसमें वो कूट के सबसे पहले इलायची पाउडर डालती है और फिर खीर को सजाने के लिए ऊपर से इलायची अलग से डालती है। कुछ देर में किशन नाम का लड़का अपनी माँ देवकी के साथ साधना के घर आता है। साधना उनका अच्छे से स्वागत करती है, जिसके बाद सभी बैठकर बातें करते हैं। इतने में निया सबके लिए खीर लेकर आती है और साधना सबको खीर देती हुए कहती है, खाइए बहन जी, ये खीर खाइए। ये मेरी निया ने अपने हाथों से बनाई है। खाना वगैरह तो सब बना लेती है मेरी बेटी। बस बहन जी, एक घर संभालने वाली लड़की मिल जाए। एक माँ को अपने बेटे के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। दोनों माँ बेटी जैसे ही एक चम्मच खीर को खाते हैं, उसको वापस से टेबल पर रखते हुए कहते हैं, इतनी इलायची? जी, इलायची? ये सुनकर साधना भी एक चम्मच खीर खाती है और फिर उसको वापस रखते हुए कहती है, ये क्या, इतनी इलायची? निया, खीर दूध की बनाई है या इलायची की? वो माँ, आपको पता है ना मुझे इलायची खाना कितना पसंद है, इसलिए मैंने तो बस टेस्ट बढ़ाने के लिए डाला था। खीर में तो डलती ही है इलायची। अरे बेटा, इतनी नहीं डालते। चलो कोई नहीं, ये छोड़ो। अच्छा बेटा किशन, तुमको निया बेटी पसंद है? हाँ माँ, पसंद है।
तो बहन जी, आप हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। निया भी हाँ कर देती है और जिसके बाद दोनों परिवार वालों की रजामंदी से रिश्ता पक्का होता है और 2 महीने के अंदर ही निया संग किशन की शादी होती है और निया अपनी ससुराल में कदम रखती है, वो भी इलायची चबाते हुए। ये देखकर देवकी की पड़ोसन कहती है, अरे बहू, ये तेरा मुंह क्यों चल रहा है? कुछ खा रही है क्या? नहीं आंटी जी, वो मैं इलायची चबा रही थी, दांतों के लिए अच्छी रहती है। अच्छा, मुझे लगा गाय जैसी बहू लाए तो जुगाली कर रही है। निया अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में वहाँ किशन आता है और बिस्तर पर घूंघट में बैठी निया का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखते हुए कहता है, आप आज कितनी खूबसूरत लग रही हैं। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके जैसी लाइफ पार्टनर मिली। मैं भी। इतना बोलकर निया और किशन अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। अगली सुबह निया की पहली रसोई थी तो वो तैयार होकर अपनी सास के सामने आकर कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो क्या मैं खीर बना दूं? नहीं नहीं, मैंने तेरे हाथ की खीर चख ली है, तो खीर मत बना, कुछ तीखा बना ले खाने को, अच्छा सा, जिसको खाकर दिल खुश हो जाए। जिसको खाकर दिल खुश हो जाए, ऐसा क्या है? हाँ, याद आया। ठीक है माँ जी। निया रसोई में जाती है और बहुत सारी सब्जियों को काटकर वेज बिरयानी बनाने की तैयारी करती है, लेकिन वो बिरयानी में भी ज्यादा इलायची डालती है, वो भी खुशबू के लिए 1-2 नहीं, बहुत सारी इलायची। कुछ देर में सभी खाना खाने टेबल पर आते हैं और रसोई से खाने की खुशबू आते देखकर किशन अपनी माँ से कहता है, माँ, लगता है आज कुछ अच्छा बना है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ बेटा, बस जो भी बना हो जल्दी आए, बहुत भूख लगी है मुझे। कुछ ही पलों में निया अपने पति और सास के लिए एक प्लेट में बिरयानी डालकर लाती है और अपने आगे बिरयानी देखकर देवकी कहती है, अरे वाह, बिरयानी! बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया, बहुत ही ज्यादा भूख बढ़ गई है अब तो मेरी। हाँ, ये तो सही कहा, अब इंतजार नहीं हो रहा। तो आप दोनों को इंतजार करने को किसने कहा है? चलो शुरू हो जाओ। जैसे ही देवकी और किशन खाना खाना शुरू करते हैं तो उनके हर चम्मच में 2 से 3 इलायची के दाने आते हैं। ये देखकर देवकी खाना छोड़ते हुए कहती है, बहू, ये क्या? माना बिरयानी में इलायची डलती है, लेकिन इतनी भी नहीं। अरे हद हो गई बहू, तुझे इलायची पसंद है तो तू पूरा दिन चबा, लेकिन ऐसे हमारे खाने की रेड मत मार। बिरयानी में चावल से ज्यादा इलायची डाली हुई है, सारा स्वाद खराब कर दिया खाने का उसने। माँ सही कह रही हैं, आपको इतनी इलायची नहीं डालनी चाहिए, पसंद को पसंद रखिए, ये आदत बनाना ठीक नहीं। आपको भी ऐसे रोज रोज इलायची खाना नहीं चाहिए, आपके मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे लगा था इलायची से टेस्ट बढ़ जाएगा बिरयानी का, मुझे नहीं पता था ये आपको पसंद नहीं आएगा। अब से मैं आपके खाने में कभी इलायची नहीं डालूंगी, अगर मुझे खानी भी हुई तो मैं बस अपने खाने में डालूंगी। हाँ, ये ठीक है। ससुराल के पहले ही दिन इलायची के कारण निया ने अपनी सास से डांट सुन ली, जिसके चलते उसे समझ में आया कि अगर उसे आगे डांट नहीं खानी तो इलायची की आदत को छोड़ना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे छोड़ भी देती है, जिससे अब उसे कभी भी डांट नहीं सुननी पड़ती। साथ ही उसके मुंह का स्वाद भी अब अच्छा हो जाता है और इलायची खाने की आदत छोड़ वो 2 टाइम ब्रश करने की आदत डालती है, ताकि उसके मुंह से आने वाली बदबू चली जाए। नीतू अपने हाथों में बैग लेकर मायके आती है और अपना सामान साइड में रखकर अपनी माँ उषा के गले लगकर बोलती है, माँ, मैं तंग हो चुकी हूँ अपने नशेड़ी पति से। अरे नशे तक तो ठीक था, लेकिन अब वो मुझे चरित्रहीन बोलता है। क्या चरित्रहीन? फिर तो बिल्कुल ठीक किया तूने वो घर छोड़कर। अपने नंद की आवाज सुनकर मीरा बाहर आती है और अपनी नंद को देखकर बोलती है, अरे दीदी, आप फिर से अपना बोझ अपने सामान के साथ यहाँ बिना बताए आ गई। वैसे आप इस बार खुद आई हैं या इस बार आपको निकाल दिया गया है? माँ, एक तो मैं अपने पति से परेशान हूँ, ऊपर से यहाँ आकर भाभी, इनको भी मैं जरा भी नहीं भाती, ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे। एक तो मेरी बेटी ऐसे ही इतनी दुखी है, ऊपर से तू उसको ताने मार रही है। माँ जी, मैं ताने नहीं मारी, मैं तो बस पूछ रही थी। रहने दो भाभी, बस बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें। माँ, चलो हम अंदर चलकर बात करते हैं, और भाभी आप चाय बनाकर हमारे कमरे में ले आना। इतना बोलकर नीतू अपना सामान लेकर अपनी माँ के साथ उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। और कुछ ही देर बाद
मीरा उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है और अपने हाथों में चाय का ट्रे लिए कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। पर नीतू को पता चल जाता है और वो अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, आपको छुपकर हमारी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप बाहर हैं, तो अब आप हमारे सामने आ जाइए। मुझे क्या पड़ी है आपकी बातें सुनने की, मैं तो बस चाय लेकर आ रही थी। भाभी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको। अगर जानती होती तो मुझसे कभी बातें नहीं छुपाती। मीरा अपनी नंद को ताने मारकर वहाँ से चली जाती है और रात में सबके सोने के बाद नीतू सबसे नजर छुपाकर अपना फोन लेकर छत पर जाती है। नीतू को ऐसे छुपकर ऊपर जाता देख मीरा अपनी नंद का पीछा करती है। वो नीतू को छुपकर देखने लगती है, जहाँ वो देखती है कि नीतू किसी से कॉल पर बात कर रही है। ये देखकर मीरा नीचे चली जाती है और अगले दिन वो नीतू से बोलती है, आप कल रात को नंदोई जी से बात कर रही थी ना? भाभी, आप मुझ पर नजर रख रहे हैं कि मैं किससे बात करती हूँ और किससे नहीं। मैं बस पूछ रही थी ताकि आपकी मुश्किलें कम कर सकूं। आप अपनी परेशानियों को कम करो भाभी, मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नीतू मीरा को सुना ही रही होती है कि तभी नीतू के फोन पर एक कॉल आता है और वो नंबर जानू के नाम से सेव होता है। जानू नाम देखकर मीरा के दिमाग में नीतू को लेकर शक पैदा होता है और नीतू जल्दी से अपना फोन लेकर एक कोने में जाकर कॉल पर बोलती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नीतू का ये बिहेवियर देखकर मीरा उस पर नजर रखने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीतू किसी काम से बाहर जाती है। उसको बाहर जाता देख मीरा उसका पीछा करती है तो वो देखती है कि उसकी नंद एक पार्क में किसी लड़के से मिलकर बोल रही है, जानू, अब तुम्हें तो पता है ना कि मेरे नशेड़ी पति को पता चल गया था मेरे बारे में, इसलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया और अब मैं अपने मायके में हूँ और मेरी माँ तो खुद मेरे भैया भाभी के टुकड़ों पे पलती है, तो मेरा खर्चा कहाँ से निकालेगी। मुझे सब पता है नीतू, तभी तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी? जान, पर अभी तो मेरा तलाक भी नहीं हुआ है। जब तक मेरा तलाक नहीं हो जाता हम शादी कैसे कर सकते हैं? नीतू, जब तुम्हें अपने पति के साथ रहना ही नहीं है तो तुम उस नशेड़ी से तलाक क्यों नहीं ले लेती? जान, एक बार हालात ठीक हो जाने दो ना, फिर हम आराम से शादी कर लेंगे। और हाँ, मैंने तुमसे कुछ पैसे मांगे थे, वो ले आए तुम? मेरी जान मुझसे कुछ मांगे और मैं वो ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? सो स्वीट यार, तुम कितने अच्छे हो। काश मेरी शादी उस नशेड़ी से ना होकर तुमसे हुई होती, आज मैं ऐश की जिंदगी जी रही होती। बेबी, मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहें, पर तुम ही नहीं होना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जान, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी मिलूंगी तुमसे। इतना बोलकर वो लड़का नीतू को कुछ पैसे देता है और कुछ देर बातें करने के बाद नीतू वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ वो एक और लड़के से मिलकर उससे भी कुछ पैसे लेती है। ये सब देखकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से घर जाकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी, बहुत घमंड था ना आपको अपनी बेटी पर आपको नहीं पता कि आपकी बेटी कितनी गिरी हुई है। बहू, तुम मुझसे मेरी बेटी के बारे में बात कर रही है, इसलिए थोड़ा जुबान पर लगाम लगाकर बात कर। माँ जी, मैं तो फिर भी अच्छा ही बोल रही हूँ, क्योंकि दीदी के जो कारनामे हैं ना, उससे लोग उन्हें चरित्रहीन ही बोलेंगे। अपनी बेटी के लिए ये शब्द सुनकर उषा अपनी बहू पर हाथ उठाते हुए उससे बोलती है, मैंने तुझे बहू न मानकर अपनी बेटी माना और तू मेरी बेटी अपनी ही ननद को चरित्रहीन बोल रही है। माँ जी, अगर मैं गलत निकली तो आप मेरे चरित्र पर उंगली उठाकर मुझे इस घर से बाहर निकाल देना, पर मैं सही निकली तब आप क्या करेंगी? अगर तू सही निकली तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरी कोई बेटी भी है। ये सुनते ही मीरा अपनी सास को नीतू का एक वीडियो दिखाती है, जिसमें नीतू दो अलग अलग लड़कों से बातें कर रही होती है और उनसे गले लगकर कुछ पैसे लेती है। ये सब देखकर उषा को विश्वास नहीं होता और जैसे ही नीतू घर आती है, वो नीतू का पर्स लेकर तलाशी करती है और उसके बैग में नोटों की गड्डी देखकर उषा उससे बोलती है, नीतू बेटा, ये इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? वो माँ, ये पैसे? हाँ, ये मेरी एफडी थी बैंक में, वही तुड़वाई है मैंने, उसी के पैसे हैं। पर बेटा, तुझे एफडी तुड़वाने की क्या जरूरत थी?
दामाद जी का नशा छुड़ाने के लिए तो तेरा भाई नशा मुक्ति भेज ही रहा था ना, सारा खर्च भी उठाने को तैयार था। हाँ मुझे पता है माँ, पर मैं नहीं चाहती कि भैया परेशान हो। तू सच में किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी या फिर तूने सबको इतना परेशान कर दिया था कि दामाद जी ने तुझे घर से ही निकाल दिया? माँ आप ये क्या बोल रही हो? नीतू के सवाल करते ही उषा उसको वो वीडियो दिखाती है जो वीडियो मीरा ने उसे दिखाई थी। नीतू का सारा सच बाहर आते ही नीतू के अंदर का गुस्सा भी बाहर आ जाता है और वो बोलती है, तो आप मुझे चरित्रहीन बोल रही है? अरे अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो तब आपका प्यार कहाँ गया था जब आपने मेरी शादी एक नशेड़ी से करवा दी। वैसे ही मेरी पूरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, अब कौन होती है आप उसमें दखल देने वाली? आप माँ जी से ऐसे बात कर रही हैं जिन्होंने आपसे हमेशा इतना प्यार किया। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको कोई चरित्रहीन बोलता है तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका कोई चरित्र ही नहीं है। नहीं है मेरा कोई चरित्र, जिसको जो बोलना है वो बोले। मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। बेटा मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि तूने मुझे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, निकल जा मेरे घर से और आज के बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। हाँ मुझे किसी की जरूरत नहीं है, रह लूंगी अकेले। तो निकल जा मेरे घर से। अरे तुम लोग क्या मुझे अपने घर से निकालोगे? मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे बहुत चाहने वाले हैं मेरे, एक बार हाथ बढ़ाऊंगी ना तो 10 लोग पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, समझे आप? और अगर आपको कोई झेल ना पाए दीदी तो हमारे घर की ओर अपनी नजर मत घुमाना। अरे मैं तो क्या, मेरे पैर की जूती भी इस घर को नजर उठा के ना देखे। इतना बोलकर नीतू अपने पैसे और अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है और अपने जानू को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है, पर उसके बुरे समय में भी कोई उसका साथ नहीं देता और उसको ये समझ आ जाता है कि अपने अपने होते हैं और पैसों से प्यार करने वाले सिर्फ पैसों से ही प्यार करते हैं। और इस तरह नीतू अपनों की नजरों में गिर जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।